हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आई टी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमारी एनसीएल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि हमारी 1 एंड 2, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। आज जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 3 है। अंत तक वीडियो को देखिएगा। इससे रिलेटेड यहाँ पर इस क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम बताएंगे, और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसके पहले जो क्लास थी वो जरूर आप विजिट कीजिए। उसमें क्या है कि हमने एक्सप्लेन के साथ में आपको डिटेल में बात बताया था पूरा, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन है तो वो भी हम सारा डिटेल में बताए थे। ठीक है, उन वीडियो को जरूर आज कीजिएगा। और इस चैनल में अगर आप पहली बार विजिट करें, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इसमें जो हमारी क्लास है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तल निरीक्षण पर पूरा किया जाता है अलग कक्ष में निश्चित अंतराल पर वास्तविक जॉब स्थान पर मशीन की सेटिंग करने के बाद। तो हमारा इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा, फ्लोर इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट एट इन सेपरेट रूम एट सर्टेन लेवल और इंटर लेवल, और यहाँ पे एन एक्चुअल जॉब प्लेस आफ्टर सेटिंग ऑफ मशीन, ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे फ्लोर इंस्पेक्शन क्या होता है, फ्लोर इंस्पेक्शन में ये होता है फ्रेंड्स, ये हमारा देखा जाता है कि हमारा जो जॉब का एक्चुअल प्लेस है वो है नहीं है, मतलब कि जॉब हमारा सही जगह पे है नहीं। तो ये हमारा होता है फ्लोर इंस्पेक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है, ब्रिटिश मानक प्रणाली में ग्रेड फिटों की संख्या निम्न में होती है 16, 21, 20, 14। इंग्लिश में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम नंबर ऑफ ग्रेड फिट्स आर। ऑप्शन है 16, 21, 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और चारों क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, लेकिन फिर भी आपको डाउट रहता है। उस डाउट को दूर करने के लिए एक हम आपके लिए बिंदास ट्रिक लेकर आए हैं। उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, और आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। एक हम टेबल बना लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लिखते हैं BSI लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने BSI लिख दिया। BSI की हमारी ब्रिटिश पद्धति है, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं BIS लिख लेते हैं। बहुत अच्छे से समझना है, वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिले। बहुत ही अच्छी ट्रिक हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, और बहुत ही कभी आप भूलोगे नहीं कि टॉलरेंस ग्रेड कितना होता है, टॉलरेंस फिट की उतनी होती है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम फिट लिखेंगे अथवा मौलिक विचलन, है ना। फिट अथवा मौलिक विचलन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि BIS में BIS के आधार पे हमारी फिट कितनी होती है, हमारी मौलिक विचलन कितने होते हैं। अगर वो फिट बोलता है फिट कितने प्रकार की होती है, या पूछता है मौलिक विचलन कितने होते हैं, अथवा ये पूछे, अथवा एक और अथवा यहाँ पे लिख लेते हैं होल का प्रकार अथवा शाफ्ट का प्रकार। ठीक है, होल का प्रकार अथवा शाफ्ट का प्रकार, ये भी पूछ लेता कि BIS के आधार पे या BSI के आधार पे होल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन, ये सब आपका मेन याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम आते हैं कि याद कैसे करना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इस टेबल पे, यहाँ में हमने लिख लिया कि हमारा जो फिट के प्रकार हैं और हमारा मौलिक विचलन कितना। अब इसमें हमें लिखना है टॉलरेंस ग्रेड लिखना है। देखिए, टेबल आपको नहीं याद करना, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा रीजनिंग, जब आप पढ़ते हैं रीजनिंग में आप क्या पढ़ते हैं कि ABCD, जब आप कोडिंग पढ़ते हैं ABCD, इसमें A को क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं, B को क्या लिखते हैं हम 2 लिखते हैं, C को क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, D को क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं ना। तो ये इस प्रकार से लिखते हैं। तो हमें फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए, इसमें जो I लिखा है, I को हम क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं। अगर हम कोडिंग की बात करें, S को क्या लिखते हैं 19 लिखते हैं। अब ये बताइए फ्रेंड्स कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा। इसमें एक ट्रिक हमें ये ध्यान देना कि हमें लास्ट वाले लेटर को देखना है, I और S को देखना है। ठीक है, इसके पहले से कोई मतलब नहीं, इनसे हमारे कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। ठीक, तो लास्ट का हमें देखना है I और S। अब I का हमारा नंबर कितना होता है 9, और S का कितना होता है 19। अब आपको 9 और 19 भी नहीं याद करना है। बताने का मतलब ये है कि हमारा I बड़ा है कि S बड़ा है। बताइए कौन सा मान बड़ा, हमारा S बड़ा है। क्यों, S का मान हमारा 19 है, I का मान हमारा 9 है। क्यों, कैसे है, वो ABCD में हमने बताया उस प्रकार से है ना। अब यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि हमारा I का मान क्या है, छोटा होता है, और S का मान बड़ा होता है। तो जिसका मान बड़ा होगा उसका जो टॉलरेंस ग्रेड है, जो हमारा
जो हमारा क्या है, जो हमारा फिट के प्रकार है, जो हमारा मौलिक विचलन है, वो भी हमारा ज़्यादा होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सा है। तो हमें ये याद करना है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने याद कराया था कि आपको माइंड में याद कर लेना। अगर कोई पूछे कि टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं, तो हमें एक सीरियल याद करना है कि टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं। आपको एक सीरियल याद करना है, 16 और 18, ये हमारे क्या होते हैं, टॉलरेंस ग्रेड होते हैं, ठीक है। अभी आपको ये नहीं दिखना है कि हम कहाँ पर लिख रहे हैं, BSI के नीचे क्यों लिख लें, ये आपको नहीं ध्यान देना। अभी बस 16 और 18 याद कर लेना। 16 और 18 के हमारा हमारा टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। किस में कौन होता है ये हम बाद में बताएंगे। अब हम अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा हमारा फिट के प्रकार कितने होते हैं, हमारे मौलिक विचलन कितने होते हैं, तो वो आपको याद रखना है 21, 25 याद रखना है, ठीक है। ये डिजिट आपको याद रखने हैं 21, 25, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि हमारा 21 क्या हमारा क्या टॉलरेंस ग्रेड है, नहीं है। 21 क्या हमारा फिट है, अब किसके अंतर्गत आए वो हम बताएंगे। 25 क्या हमारा हमारा क्या है, फिट का प्रकार है, ये हमारा मौलिक विचलन है। तो 21, 25 हमारा क्या है, मौलिक विचलन है, यह हमारा फिट का प्रकार है। 16, 18 हमारा क्या है, ये हमारा टॉलरेंस ग्रेड, ये हमने याद कर लिया और आपको हमने याद करा दिया। अब हमने पीछे अभी हमने क्या बताया था, याद करिए। हमने बताया कि आई हमारा छोटा होता है, एस हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो एस का मान हमारा बड़ा होगा, तो हमने बताया कि 16, 18 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 16 और 18, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया। तो 16, 18 में बताइए कौन सा बड़ा है, हमारा संख्या बड़ी है, 18 बड़ी है। तो हमारा एस में क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, है ना। तो BIS का हमारा टॉलरेंस ग्रेड कितना होगा, 18 होगा। अगर BSI में पूछता है टॉलरेंस ग्रेड कितना होगा, 16 होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा कि BSI में हमारा टॉलरेंस ग्रेड कितना होता है, तो हमें झट से सोचना है कि 16 और 18 हमारे होते हैं। अब 16, 18 में कौन सा होगा, आई हमारा छोटा है, तो हमारा छोटा वाला डिजिट नंबर है। अगर वो एग्जाम में आपसे पूछे कि BIS में हमारे कुल टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं, तो हमें याद है कि 16 और 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। अब 16, 18 में कौन सा होगा, कौन सा डिजिट नंबर होगा, तो यस हमारा बड़ा नंबर है, तो हमारा बड़ा नंबर होगा। और अगर वो BSI पूछता है तो आई हमारा छोटा नंबर है, तो हमारा छोटा वाला 16, 18 में कौन सा छोटा, हमारा 16 छोटा है। ऐसे याद कर लेना है। तो ये हमने याद कर लिया, क्या याद कर लिया फ्रेंड्स, हमने याद कर लिया कि टॉलरेंस ग्रेड हमने याद कर लिया, ठीक है, 16 और 18। अब हमें याद करना है फ्रेंड्स, अब हमें याद करना है कि मौलिक विचलन कितने होते हैं। मौलिक विचलन कैसे याद करेंगे, BSI में हमारे मौलिक विचलन कितने होते हैं, ठीक है। BSI में मौलिक विचलन कैसे होते हैं, तो देखिए अभी हमने बताया कि आई छोटा है, एस बड़ा है, तो हमारे मौलिक विचलन का मान भी हमारा बड़ा और छोटा उसी के आधार पे होगा। अब हमने बताया था कि हमें याद करना है 16 और 18 क्या याद करना है, टॉलरेंस ग्रेड याद रखना हमने बताया था। और 21, 25 आपको क्या याद रखना है, 21, 25 हमें याद रखना है हमारे मौलिक विचलन और फिट के नंबर, फिट के प्रकार है या होल के प्रकार है या हमारे शाफ्ट के प्रकार हैं, ये हमारे हैं, ठीक है। तो अब हमने 21 और 25 बताया, तो 21 हमारा क्या होगा और 25 क्या होगा, मतलब 21 हमारा BSI होगा कि 25 हमारा BIS होगा, क्या होगा, कैसे हम समझेंगे इसे, हम ऐसे समझेंगे फ्रेंड्स, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि हमारा 21 और 25 में हमारा छोटा डिजिट नंबर कौन है, 21 है, तो हम इसमें 21 लिखेंगे। क्यों 21 लिखेंगे, क्योंकि हमारा आई छोटा है। अगर वो पूछे कि BSI में हमारा हमारा फिट का प्रकार कितना होता है, या पूछे हमारा फिट का प्रकार पूछ ले, या फिर पूछे मौलिक विचलन के प्रकार कितने होते हैं, मौलिक विचलन कितने होते हैं, तो BSI में पूछा है तो आई हमारा क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि आई हमारा छोटा है, एस हमारा बड़ा है, तो आई छोटा है। और हमने बताया कि 21 और 25 याद रखना है, और 21 से 25 में हमारा छोटा क्या होता है, 21 होता है, तो यहाँ पर हम 21 लिखेंगे। अब वो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है BIS में हमारा मौलिक विचलन कितने होते हैं, या पूछ ले फिट के प्रकार कितने होते हैं, तो BIS में हमारा कितना होता है, कैसे याद करेंगे, तो BIS में हमारा एस बड़ा होता है। एस क्यों बड़ा होता है, एस का हमारा कोड होता है 19 और आई का कोड होता है हमारा 9, ऐसे याद रखेंगे। तो यस हमारा यहाँ पे बड़ा है, तो हमारा 21 और 25 में बड़ा डिजिट कौन सा है, 25 है, तो यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये समझाने में आपको समय लगा, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तुरंत आप कर लोगे कि बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल देखना अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर दोगे, बिल्कुल बिल्कुल कोई आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आपको आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। बिल्कुल अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
इन ब्रिटिश क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, इन ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम नंबर ऑफ ग्रेड इट्स। यहाँ पे थोड़ा नंबर ग्रेड फिट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे ग्रेड भी लिखा है और फिट भी लिखा, तो यहाँ पे हम आपको बता दें फिट पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, फिट पूछा जा रहा है। क्या किस में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम को हम क्या लिखते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम को लिखते हैं BSI लिखते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, या ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम ये हम लिखते हैं। तो BSI में पूछा है कि हमारा फिट कितने प्रकार की होती है। आलो अब हमने नहीं याद आ रहा है, लेकिन हमने जो ट्रिक बताई तो आपको तुरंत याद हो गई। क्या ट्रिक हमने बताई, हमने ये बताई कि जब भी वो फिट की बात कर ले, फिट बात कर ले, मौलिक विचलन बात कर ले, तो हमने क्या बताया था, फिट बात करें मौलिक विचलन बात करें, उसके लिए हमने बताया था 21 और 25 आपको दो नंबर आपको याद रखने हैं। अगर वो टॉलरेंस ग्रेड की बात करता है तो हमें 16 और 18 याद करना है, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पे केवल फिट हमें बताना है। तो फिट हमारी 21 और 25 हमने बताया। अब 21-25 में कौन सा होगा, तो हमने क्या बताया, आई हमारा छोटा नंबर है, तो हमारा आई छोटा नंबर है, और एस हम BIS में क्या होता है, हमारा एस बड़ा होता है, आई छोटा होता है। तो आई से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे आई, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे। तो बी आ गया समझ में कि हमारा BSI में लास्ट में आई आता है, आई हमारा होता है छोटा, और छोटा नंबर हमारा 21, ऐसे करेंगे, है ना, आगे होगा समझ में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या लिखा होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब क्या लिखा होता है यहाँ पे BIS। माइंड में हम लिखना नहीं एग्जाम में, हमें सोचना है कि हमने लिख दिया BIS, लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो एस क्या है, हमारा बड़ा है, और हमने क्या बताया, 21 और 25 बताया, और 25 क्या हमारा सबसे बड़ी 21 और 25 में बड़ी डिजिट कौन नंबर है, हमारा 25 बड़ा। तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या मिल जाता, 14 की जगह यहाँ पर 25 मिल जाता, या कहीं पर भी 21 की जगह पे आपको 25 मिल सकता था, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा, मौलिक सहनशीलता के लिए ग्रेडों की संख्या है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, मौलिक सहनशीलता, नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस। अब देख बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ ग्रेड, मतलब ग्रेड कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम दिया हुआ है, क्या ब्रिटिश और यहाँ पे मेट्रिक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या आंसर लगाएं, हमें पता ही नहीं यहाँ पे ब्रिटिश दे रहा है मेट्रिक। तो फ्रेंड्स हम ये बता दें, जब भी आपसे ब्रिटिश और सिस्टम आपको ना दिया हो, ना BSI दिया हो, ना BIS दिया हो, वहाँ पर हम मानेंगे मीट्रिक सिस्टम मानेंगे। वो मीट्रिक सिस्टम ज़्यादा अपनाई जाती है, किसका मानेंगे हम, BIS का मानेंगे। ठीक है, BIS का मानेंगे, क्या मानेंगे, BIS में हमसे क्या पूछा है, इसमें नंबर ऑफ ग्रेड पूछा है, नंबर ऑफ ग्रेड। तो हमने बताया ग्रेड, हमने दो चीज़ याद कराई, 16 और 18। माइंड में हमने बताया कि 16 और 18 आपको याद करना है, और BIS पूछा है, तो मतलब एस हमारा बड़ा है, तो हमारा कौन सा नंबर होगा, 18 होगा। राइट आंसर यहाँ पे 18 होगा। बिल्कुल 10 सेकेंड में आप आंसर लगा दोगे, बिल्कुल सोचना है। नंबर ऑफ ग्रेड है 18 है। ठीक है, किसके 18, मीट्रिक में, मीट्रिक में कौन सी BIS, एस क्या हमारा बड़ा, इसलिए एस हमने सिलेक्ट किया बड़ा। आ गया होगा समझ, आप बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 1.5 mm पिच वाली M10 थ्रेड की कटिंग करने के लिए जो ब्लॉक का व्यास क्या होता है, 1.5, 15 mm, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। इंग्लिश में देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा रहा है, डायमीटर ऑफ ब्लॉक साइज फॉर कटिंग ऑफ M10 थ्रेड विथ पिच। यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारा ब्लैंक साइज क्या होता है। ब्लॉक लिखा है, लेकिन होता क्या, हमारा ब्लैंक साइज होता है। तो ब्लैंक साइज हमें जानना हमें बहुत ही जरूरी। ब्लैंक साइज ये होता है फ्रेंड्स कि जो हम थ्रेड काटते हैं, ठीक है, जो थ्रेड काटते हैं, अब ब्लैंक साइज किस पर देते हैं, हम डाई पर देते हैं। मतलब कि कोई हमारी रॉड है, रॉड का साइज निर्धारण करना ही हमारा ब्लैंक साइज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और याद रखिएगा कि हमारा जो ब्लैंक साइज होता है और जो हमारा थ्रेड का साइज होता है, वो याद रखिए कि इसमें कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ब्लैंक साइज हमेशा थ्रेड के साइज से हम कम रखते हैं। अगर हमारा थ्रेड का साइज 12 mm है, ठीक है, थ्रेड का साइज हमारा 12 mm है, तो हमारा लगभग हमारा ब्लैंक साइज होगा वो कम होगा। कितना भी हो सकता है, वो हमारा क्वेश्चन के आधार पे निर्भर करेगा। एग्जांपल हम बता सकते हैं 11.75। तो मतलब हमने क्या सोचा कि हमने क्या समझा, यहाँ पे ये समझा कि हमारा जो थ्रेड का साइज होगा, थ्रेड के साइज से हमारा ब्लैंक साइज हमेशा कम रखा जाता है। वो इस वजह से ताकि प्रॉपर आसानी से हमारी थ्रेड का कटे, और प्रॉपरली जहाँ पर हम जिसमें नट बोल्ट में जहाँ पर भी हम उसे फिट करें, आसानी से फिट हो जाए, है ना, कोई दिक्कत ना। ये हमारा हो गया ब्लैंक साइज। तो ब्लैंक साइज किसे कहते हैं, रॉड के जो थ्रेड काटने के लिए, बाहरी थ्रेड काटने के लिए जो हम
रॉड के साइज का निर्धारण करते हैं वही हमारा ब्लैंक साइज कहलाता है। ये हमने समझ गए, ठीक है। अब ब्लैंक साइज हमारा थ्रेड के साइज से कम रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ब्लैंक साइज का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं ब्लैंक साइज। तो ब्लैंक साइज का फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं ब्लैंक साइज, तो ब्लैंक साइज यहाँ पे हम लिख लेते हैं और ये होता है थ्रेड का साइज, ठीक है। थ्रेड का साइज हम यहाँ पे थ्रेड साइज लिख लेते हैं माइनस पिच अपॉन 10, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, थ्रेड का जो हमारा साइज दिया होगा माइनस पिच अपॉन 10। अब क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया है, यहाँ पे M10 दिया है, ठीक है। M10 दिया है, मतलब कि जो हमारा थ्रेड का साइज दिया है वो 10 दिया है और पिच का मान दिया है 1.5। चलिए इसे सेकंडों में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमने फार्मूला यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख दिया, फार्मूला हमने लिख लिया यहाँ पे ब्लैंक साइज बराबर हमने लिखा थ्रेड साइज हमने लिखा और पिच अपॉन 10 लिखा, ठीक है, लिख दिया हमने। और हमारा थ्रेड साइज कितना दिया है, 10 दिया है, पिच कितना दिया है 1.5 दिया है ना। पिच हमारा कितनी दी है 1.5, करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, पिच हमारी क्या दी है फिर 1.5 दी गई। अब यहाँ पे हमारा बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम 10 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 और माइनस 1.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, इसको आप समझिएगा। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 10 गुणते 100 जैसे हमने किया तो 1.5/10 ये हमने कर दिया। अब हमें करेक्ट बिल्कुल, अब इसको सॉल्व करना नहीं है, तुरंत माइंड में सोचना है कि 100 में 1.5 घटाना है। 100 में अगर हम पहले 1 घटा लेते, 100 में 1 घटाए हमने, हमारा आया 99 आया, 99 आधा घटाना है तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 98.5 आ गया, है ना, ये आ गया। अब 98.5/10 है, ठीक है। अब यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9.85। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9.85। क्या हमारा ऑप्शन में है 9.85? बिल्कुल है हमारा ऑप्शन में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। तो ब्लैंक साइज आप निकालना बिल्कुल सीख गए होगे। फार्मूला आपको याद रखना है, ब्लैंक साइज बराबर थ्रेड साइज माइनस पिच अपॉन 10। ब्लैंक साइज क्या है, जो हमारा रॉड होता है उसके जो साइज का निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पे हम थ्रेड काटते हैं, डाई के द्वारा हम बाहरी थ्रेड काटते हैं, वो हमारा ही ब्लैंक साइज कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। और अभी हमने न्यूमेरिकल क्लास जो हमारी चल रही थी उसमें हमने आपको कटिंग स्पीड निकालना सिखाया था, कटिंग स्पीड का फार्मूला निकालना बताया था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया, यदि कटिंग गति जो हमारी कितनी है 33 है, 33 मिली, जो कटिंग स्पीड का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति मिनट होता है। यहीं पर देखो लिखा मीटर प्रति मिनट होता है और यहाँ पे 33 दिया है और हमारा जो साइज़ दिया है, जो हमारा जितने साइज़ का होल करना है वो हमारा 10 mm का होल करना है। और आरपीएम हमें निकालना है, आरपीएम क्या बोल सकते हैं, ड्रिल की स्पीड निकालना है। हम इसे ड्रिल की स्पीड भी बोलते हैं, आरपीएम को याद रखिएगा। हम जब क्वेश्चन दे देते हैं कि ड्रिल की स्पीड का मात्रा क्या होता है तो बहुत सारे को स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ड्रिल की स्पीड का मात्रा क्या होता है, ड्रिल की स्पीड क्या होती है, मतलब एक मिनट में वह कितने चक्कर लगा लेता है वो हमारी ड्रिल की स्पीड कहलाती है। कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड होती है एक मिनट में वो जितना ड्रिल चक्कर लगाया उन चक्करों द्वारा तय की दूरी हमारी कटिंग स्पीड कहलाती है। अगर वो फीड पूछे, फीड क्या होता है, एक चक्कर में वो ड्रिल जितना धातु के अंदर प्रवेश करता है हमारा फीड कहलाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, ड्रिल आरपीएम इज 10 mm होल, तो 10 mm का होल करना है, कटिंग स्पीड 33 दिया है। चलिए फार्मूला लगाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा डाया हमारा 10 mm दिया है और कटिंग स्पीड हमारी 33 दी गई, ठीक है। चलिए हल करते हैं, इसको हल करते हैं बिल्कुल जल्दी से, है ना। चलो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। कटिंग स्पीड बराबर हमने क्या याद कराया था, कटिंग स्पीड बराबर हमने याद कराया था पाई/dn याद कराया था। लेकिन आपने क्वेश्चन में क्या देखा, आपने ये देखा कि जो हमारा डाया दिया है वो हमारा mm में दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है मीटर, मतलब फार्मूला ये हमारा मीटर में बना हुआ, ये हमारा क्या मीटर में बना हुआ। लेकिन हम जब फार्मूला लगाएंगे कटिंग स्पीड बराबर पाई/dn रखेंगे और डी का मान जब हम 10 mm रखेंगे तो मतलब mm को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हमारा डी है तो डी का मान मान लो 10 mm है, ठीक है। अब 10 mm है तो इसे अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 1000 का भाग देंगे। कैसे देंगे, कैसे देंगे, देखो ऐसे देंगे। यहाँ पर हम समझते हैं कि डी का मान अगर हमारा 1 mm है, इसको हम अगर मीटर 1 mm है, अगर इसको हमें मीटर में चेंज करना है तो 1/1000 करेंगे ना फ्रेंड्स, आ गया होगा ना समझे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा, कटिंग स्पीड बराबर हो जाएगा
पाई का मान कितना है हमारा 22 है और डी का मान हमारा 10 है, पाई डी एन है। ठीक है, एन हमें निकालना है, एन हमें क्या निकालना है, एन क्या हमारा आरपीएम है, बटे पाई डी एन अपान 1000। 1000 कहाँ से आया, क्योंकि जो हमारा व्यास दिया है, डी क्या है हमारा एमएम में दिया है, एमएम में दिया है, इसको एमएम में हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे। कैसे, 1 एमएम बराबर हमारा क्या होता है 1/1000। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे देता है, यहाँ पर क्या दे देता सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं, हम 100 का भाग देते हैं। क्यों देते, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 1/100, है ना, तो हम 100 का भाग देते। अगर मीटर दिया होता तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, समझ पा गए होंगे। तो कटिंग स्पीड यहाँ पे आप क्या होगा 33 दिया गया है। ठीक, कटिंग स्पीड हमारा क्वेश्चन में 33 दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कटिंग स्पीड हमारा 33 दिया है, अब इसको हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं, यहाँ पे हम 33 लिख लेते हैं और इधर हमारा 1000 का गुणा कर देंगे, है ना, 1000 का हम गुणा कर देंगे, बटे यहाँ पे हम रखेंगे 22। ये हमारा क्या है, ये हमारा 22 रखेंगे, बटे में आएगा हमारा गुणते 10 और हमें n निकालना है। ठीक है, अच्छे से समझना है। यहाँ पे हम 11 से भाग दे देंगे, 11 तक 33 गेट दून 22। ठीक है, ये हमारा 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब 2 को हम इससे काट देते हैं 1000 को, तो 2 से हमने 1000 काटा तो हमारा कितना आया 500 आया। ठीक है, और यहाँ 500 है, यहाँ हमारा कितना है 3 है। ठीक है, याद रखें। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही फ्रेंड्स, हाँ एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 7 भी है, 22/7 है ना, पाई का मान क्या होता है 22/7 है। तो यहाँ पे 7 हमारा क्या है ऊपर जाएगा, ऊपर हमारा, तो यहाँ पर एक 7 गुणे में भी होगा, है ना, मतलब कि 7 गुणते 33 गुणते 1000। 7 कैसे आएगा, क्योंकि 1000 गुणते यहाँ पर 7 भी होगा, जो हमने यहाँ पर 1000 लिखा था। देखिए यहाँ पर रेड कलर में लिख दें तो आप समझ जाएंगे। 1000 गुणते यहाँ पर क्या होगा 7 होगा। क्यों यहाँ पर 7 हो, क्योंकि यहाँ पे 22/7 लिखेंगे तो नीचे 7 भी तो आएगा, तो वो 7 हम जब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 गुणते 7 लिखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही आपको भर गया होगा, पेज भर गया होगा, लेकिन हम आप फिर से हम यहाँ पे लिख के आपको दिखा देंगे। देखो यहाँ पे साफ कर देते हैं, तो यहाँ पर 1000 गुणते यहाँ पर कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया था, सॉल्व हमने ये किया था कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हमारा 3 आया, इसको 2 से हमने इसको 500 आया हमारा, और यहाँ पे गुणते और इधर गुणते 7 बटे हमारा कितना था 10। तो यहाँ पे कुल मिला के इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 त्रिक 21 गुणते 500 बटे 10, है ना, बटे 10, और 10 से 10 कट गया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो 0 5 कनम 5 5 दून 10, तो कितना आया हमारा 1050 आया, आ गया ना आंसर। तो क्या हुआ, यहाँ पे 7 हमने गुणा नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग गया। तो चलिए 1050 हमारा ऑप्शन में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा ये। देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये ध्यान देना हो कि हमारा जो व्यास दिया वो किस में दिया। अगर हमारा सेंटीमीटर में दिया होता है ये तो हम 100 का भाग देते, अगर यहाँ पे mm दिया है तो हमने 1000 का भाग दिया, अगर यहाँ पे मीटर लिखा होता 10 मीटर लिखा होता तो हम किसी का भी भाग ना देते, केवल कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन लगा देते। आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। हाँ, अब टैप ड्रिल साइज यहाँ पे निकालने को बोला गया है। टैप ड्रिल साइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। M12 गुणते 1.25 टैप ड्रिल का आकार होता है। ठीक है, ऑप्शन है 10.65 mm, 10.63, 12 mm, 13.25। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है इंग्लिश में, टैप ड्रिल साइज फॉर M12 इंटू 1.25 टैप। तो अगर हमें M12 का निकालना, क्या हमें टैप ड्रिल साइज निकालना है M12, और हमारी पिच क्या दे रखी है हमारी 1.25 रखी, लेकिन माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि टैप ड्रिल साइज क्या है। भले आपको मालूम है लेकिन एक्यूरेट हमें परिभाषा पता होनी चाहिए, हमें टैप ड्रिल साइज बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए कि टैप ड्रिल साइज होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो हम न्यूमेरिकल उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही, साथ में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो समझना। एक हमारा ये जॉब है, इसमें हमें थ्रेड काटनी है। अब थ्रेड काटने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें होल करना होगा। तो होल करने के लिए हम एक ड्रिल लेंगे। ठीक है, हमने क्या लेंगे, ड्रिल लेंगे, और ये ड्रिल की आकृति हमारी कुछ इस प्रकार की हमने बना ली, और हमें ड्रिल लेना है। ड्रिल से हमने होल कर दिया, लेकिन हमें ड्रिल को होल करने के बाद एक हमें थ्रेड की ज़रूरत भी तो पड़ेगी ना फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है,
यहाँ पर हमने एक टैप हमने भी बना लिया। ये हमारा क्या है, हमारा ये टैप मान लो ये हमारा क्या है, टैप है। और ये हमारा क्या है, ड्रिल है। ड्रिल का फिगर है, ये हमारा टैप का फिगर, समझिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है जो हम बताने जा रहे हैं कि टैप का ड्रिल जो हमारा ड्रिल होता है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपको माइंड में सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमारा ड्रिल का साइज, टैप जो हम ड्रिल का साइज सेलेक्ट करते हैं, ड्रिल मतलब कि हमें टैप ड्रिल साइज के लिए, तो वो हमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमें ड्रिल का साइज वो टैप की किस डायमीटर के बराबर रखा जाता है। समझ पा रहे क्वेश्चन, समझ में कि ड्रिल का साइज हमारा टैप के किस डायमीटर के बराबर रखा जाता है, वो हमारा आंसर क्या होगा, टैप के कोर डायमीटर के बराबर रखा जाता है। तो हमने क्या समझा कि जो हमारा टैप का कोर डायमीटर होगा, कोर डायमीटर को क्या बोलते हैं, रूट डायमीटर भी बोलते हैं, है ना, माइनर डायमीटर भी बोलते हैं, ये याद रखना है। तो टैप के कोर डायमीटर के बराबर हमारा ड्रिल का साइज रखा जाता है। मतलब ये हमने कोई भी अगर हमने टैप लिया है तो उस टैप का जो हमारा कोर डायमीटर है, जो उसका व्यास है, कौन सा व्यास है, हमारा माइनर व्यास है या हमारा रूट डायमीटर है, वह उसी व्यास के बराबर हम ड्रिल का साइज लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स, हम ड्रिल का साइज लेते हैं और उसी के ड्रिल के साइज से हम ड्रिल होल करते हैं। तो हमने जो ड्रिल होल कर दिया, किस साइज से हमने टैप के कोर डायमीटर के ड्रिल के साइज के बराबर हमने ड्रिल लिया और ड्रिल से हमने होल कर दिया। और इसमें जो हमने होल किया इसे हम बोलते हैं टैपिंग साइज होल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें टैप साइज होल बोलते हैं। और जिस ड्रिल से हमने होल किया है उसे बोलते हैं टैप ड्रिल साइज बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, जिस ड्रिल से हमने ड्रिल किया उसे हम टैप ड्रिल साइज। तो यही हमें निकालना होता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा टैप ड्रिल साइज कितना होगा, हम कितने साइज का होल करेंगे। अगर हमें 10 mm की थ्रेड काटनी है, 10 mm का थ्रेड काटनी है, तो हम कितने साइज का ड्रिल प्रयोग करेंगे, तो ये हमें बताना होता है। तो हमेशा हमारा टैप ड्रिल साइज हमारा कम निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर हम जो हमारा कोर डायमीटर वो तो हमारा साइज कम होता है और जो मेजर डायमीटर होता है वो हमारा बड़ा होता है। तो पहले से ही हम छोटा ले रहे हैं, ड्रिल का साइज हम छोटा ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, ये हमारा जो टैप ड्रिल साइज है वो हमारे कोर डायमीटर के बराबर ले रहे हैं ना। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि ड्रिल का साइज हम टैप के कोर डायमीटर के बराबर लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि ड्रिल का साइज लिया जाता है, सॉरी अगर ये पूछा जाए ड्रिल का साइज लिया है तो वो तो मार्जिन से लिया जाता है, मार्जिन के डायमीटर से लिया जाता है। लेकिन वो टैप ड्रिल से रिलेटेड हो कि टैप ड्रिल का साइज जो माइनर डायमीटर है वो किसके बराबर होगा, वो ड्रिल के साइज के बराबर होगा, है ना। चलिए आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आप होशियार स्टूडेंट से, आप समझ गए होंगे। M12 इंटू 1.25 को हल करना है। तो इसके लिए फार्मूला हमने कहीं पर देखिए 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं टैप ड्रिल साइज के लिए। एक फार्मूला हमें याद रखना है थंब रूल का, जिसे हम लिखते हैं 0.8 इंटू टैप साइज। ठीक है, ये हमारा 0.8 है इंटू टैप साइज, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। दूसरा टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए हम फार्मूला बता रहे हैं। दूसरा साइज है 80% थ्रेड हमें काटनी है। 80% थ्रेड काटने के लिए फार्मूला क्या होगा, 60 से 80% थ्रेड काटने के लिए उसका फार्मूला होगा टैप साइज माइनस पिच। ये हमारा हो गया। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है कि हमारा 100% अगर थ्रेड काटे उसके लिए टैप ड्रिल साइज का फार्मूला क्या होगा, तो टैप साइज माइनस 2D। अब डी में क्या आता है, हमारा डी में आता है हमारी डिप्थ भी आती, क्या आती, 0.61 इंटू पिच, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिख दिया हमने, गुणते गहराई कितनी 0.61 इंटू पिच हमारा कितनी दी रखी, वो हम पिच का मान यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उन तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर मतलब कि मान रख के हम अगर हल करते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। अगर हम इस फार्मूले के माध्यम से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है, हमारा जो आंसर आता है 10.475 आता है, लेकिन हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। अगर फिर भी किसी अन्य मेथड के द्वारा अगर आप कोई ऐसा मेथड लगा रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपके मेथड से अगर आंसर आ रहा है, आप यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहे, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को पिन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, हमने तीनों फार्मूले लगा के यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, अब और यहाँ पे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखें, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा और भी क्वेश्चन क्योंकि डिटेल में बताते हैं, आपको पता है। तो वैसे अगर आप
कहें तो हम करा देते हैं, चलिए हम करा देते हैं, थोड़े से कौन क्वेश्चन रह जा रहे हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री है। तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देखिए ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हम ग्राइंडिंग व्हील किससे बनाते हैं? हम एब्रेसिव बनाते हैं। एब्रेसिव क्या है? एब्रेसिव हमारी एक हमारा टफ मटेरियल होता है जिसे हम कूटते हैं हैमर के द्वारा। तो वो क्या होता है? छोटे छोटे धार, छोटे छोटे कणों में व्यक्त हो जाता है जो हमारे कटिंग एज का कार्य करते हैं। तो यही मिलकर यही कटिंग एज हमारे एब्रेसिव होते हैं और यही एब्रेसिव ही आपस में मतलब एब्रेसिव कणों से मिलकर ही हमारा ग्राइंडिंग व्हील बनता है ना। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील बनाने के प्रयुक्त सामग्री कौन है? तो हमें ये पता है कि एब्रेसिव जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हम एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, है ना। अब एब्रेसिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है नेचुरल एब्रेसिव, एक होता है हमारा जो हम कृत्रिम एब्रेसिव जो हम हाथ से मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो एक प्राकृतिक एब्रेसिव, एक कृत्रिम एब्रेसिव, ये हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये हम अब नेचुरल एब्रेसिव में क्या आता है? नेचुरल एब्रेसिव में ये होता है जो हमने कृत्रिम एब्रेसिव को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव, ठीक है। तो अब हम बता रहे थे कि 2 प्रकार के हमारे एब्रेसिव होते हैं। अब इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि प्राकृतिक एब्रेसिव जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल एब्रेसिव, उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो उसके अंतर्गत हमारा आता है सैंडस्टोन, एमरी और हमारा हीरा, कोरंडम, ये हमें याद है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एमरी हमारा किस एब्रेसिव के अंतर्गत आता है? सैंडस्टोन हमारा किस एब्रेसिव के अंतर्गत आता है? तो सैंडस्टोन एब्रेसिव, सैंडस्टोन और हमारा हीरा और हमारा कोरंडम, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे प्राकृतिक एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? हमारा हमने पहले नंबर में बताया हमने बताया प्राकृतिक एब्रेसिव। दूसरे नंबर में बताया हमने बताया पहले नंबर पे सॉरी बताया हमने, हाँ, प्राकृतिक एब्रेसिव। दूसरे नंबर में हमने बताया कृत्रिम एब्रेसिव। तो दूसरे नंबर कृत्रिम एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, दूसरा होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड ये हमारा कौन सा एब्रेसिव है? तो ये हमारा कृत्रिम एब्रेसिव है। क्यों है? क्योंकि कृत्रिम एब्रेसिव क्या है? जो हम मतलब कि अपने हाथों से बनाते हैं, मतलब कि जो हम नेचुरल नहीं प्राप्त करते, जो प्रकृति से प्राप्त नहीं करते, हमारा कृत्रिम है। तो अब हम ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड ये कैसे प्राप्त करते हैं? ये हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब कह सकते हैं कृत्रिम एब्रेसिव जो हम प्राप्त करते हैं वो हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से प्राप्त करते हैं। जो हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव वो हम नेचुरल मतलब कि प्रकृति से प्राप्त करते हैं ना। ये हम समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए प्रयुक्त एब्रेसिव क्या है? तो हमारी सिलिकॉन कार्बाइड है, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड ही हमारी क्या है? एक एब्रेसिव है। कौन सा एब्रेसिव है? हमारा कृत्रिम एब्रेसिव है ना। कृत्रिम एब्रेसिव में कौन? एक सिलिकॉन कार्बाइड आता है, एक हमारा आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए डाई क्या है हमारा? डाई एक हमारा कटिंग टूल है। कौन सा डाई? हमारी बाहरी थ्रेड काटता है। को ऑप्शन है यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल, इंटरनल थ्रेड कटिंग, स्क्वायर थ्रेड कटिंग टूल, एक्मी थ्रेड। तो हमारा डाई जो है बाहरी थ्रेड को काटता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा रहा? कच्चे लोहे के उत्पादन में प्रयुक्त भट्टी, मतलब हमसे क्या पूछा रहा कि पिग आयरन हम किससे बनाते हैं? पिग आयरन, ठीक है। तो पिग आयरन किस फर्नेस से बनाते हैं? हम ब्लास्ट फर्नेस से बनाते हैं, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस से हम क्या बनाते हैं? पिग आयरन बनाते हैं। अगर वो पूछे कि हम कास्ट आयरन किससे बनाते हैं, तो कास्ट आयरन हम बनाते हैं कुपोला फर्नेस से। अगर वो पूछे राट आयरन किससे बनाते हैं, तो राट आयरन हम पुडलिंग फर्नेस से बनाते हैं। अगर अब एक माइंड में आ रहा होगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से हम बनाते हैं एलॉय स्टील। अगर ये पूछे एलॉय स्टील हमारा किस फर्नेस से बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से हम एलॉय स्टील बनाते हैं। कुपोला फर्नेस से कास्ट आयरन, ब्लास्ट फर्नेस से हम पिग आयरन, और हमारा जो हमारी राट आयरन होती है वो हमारी बनाते हैं पुडलिंग फर्नेस से, कुपोला फर्नेस से कास्ट आयरन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरा ढलाई लोहा होता है। हिंदी में इंग्लिश में देख लेते हैं। हमसे पूछा है ग्रे कास्ट आयरन इज, ग्रे कास्ट आयरन क्या है? टेंसाइल है, डक्टाइल है, टफ है, मेलिएबल है। हमने आपको हर वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, या तो डाउट वाला क्वेश्चन होता है या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये भी एक आज के लाइव क्वेश्चन का मतलब कि आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें हमसे ये क्वेश्चन को राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके जब आप वीडियो अपलोड हो जाए।
अब हम यहाँ पे बता देते हैं ग्रे कास्टन होता क्या, इससे रिलेटेड बताते हैं। तो ग्रे कास्टन में हमारा 3 से 4% हमारा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब 3 से 4% हमारा कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, जिसमें हमारी 2 से 3% हमारी क्या पाई जाती है, 2 से 3% हमारा पाया जाता है फ्री कार्बन, ठीक है। सॉरी, हाँ, 2 से 3% हमारा क्या होता है, हमारा फ्री कार्बन होता है, और कंबाइंड कार्बन प्रतिशत मात्रा 1% होती है। तो ये याद रखिए कि जहाँ पर भी किसी भी कास्टन में अगर फ्री कार्बन प्रतिशत मात्रा है, किसी भी मटेरियल में अगर किसी भी मेटल में अगर फ्री कार्बन प्रतिशत मात्रा अगर अधिक है, फ्री कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है, तो वो हमारा मेटल क्या होगा, हमारा सॉफ्ट होगा, नर्म होगा, है ना। अदर मेटल की अपेक्षा, मतलब जो ग्रे कास्टन है वो वाइट कास्टन की अपेक्षा नर्म क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो वाइट कास्टन होता है उसमें हमारी फ्री कार्बन प्रतिशत मात्रा 2 से 3%, मतलब फ्री कार्बन उसमें अधिक होती है। कंबाइंड कार्बन इसमें 1% होती है। जहाँ कंबाइंड कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होगी वहाँ पर वह मेटल हमारा हार्ड होगा, वो मजबूत होगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो वाइट कास्टन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हार्ड होता है। क्यों होता है, किसकी अपेक्षा, हमारे ग्रे कास्टन की अपेक्षा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो फ्री कार्बन प्रतिशत मात्रा वो हमारी कम होती है, और कंबाइंड कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होती है ना फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं उनके कमेंट को हम पिन करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला है कि नहीं इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही कंटिन्यू क्लास लेने के लिए हमें फीडबैक आपको जरूर देना होगा, अगर आपको कंटिन्यू क्लास लेना है, ठीक है। तो कंटिन्यू वीडियो हम तभी बना पाएंगे जब आपका फीडबैक हमें अच्छा मिल पाएगा। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास 4 होगी जिसमें, ठीक है। आज के इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।